से ही सिंध कब्जों की जद में रही है। सिंध पर हर किसी ने हर वक्त में कब्जा किया है। हर किसी ताकतवर ने, हर किसी शहनशाह ने सिंध पर कब्जा किया और सिंध काफी वक्त तक तो महसूल अदा करती थी। कभी सिंध ने अफगानियों को महसूल अदा किया तो कभी सिंध ने ईरानियों को महसूल अदा किया। हत्ता कि रंजीत सिंह के जमाने तक सिंध के हुक्मरान महसूल अदा करते रहे। सिंध पे कब्जा करने के बाद पूरे एशिया पे कब्जा करना आसान हो जाता था, खास तौर पर हिंदुस्तान पे कब्जा करना। हिंदुस्तान का गेट आप सिंध को ही समझ लें, क्योंकि जो सिंध पर कब्जा कर लेता था वो हिंदुस्तान पर भी बआसानी कब्जा कर लेता था, क्योंकि दुनिया सिंध से ही गुजरती थी। हिंदुस्तान का रास्ता सिंध से ही आसानी से जाता था। यही वजह है कि एशिया में जिनकी हुकूमतें रहीं, जो बड़े बड़े शहनशाह रहे, उन्होंने सिंध को अपने ज़ेर करने की कोशिश की और काफ़ी मर्तबा मुगल शहनशाहों ने भी सिंध पर हमले किए हैं और सिंध इनके ज़ेर साया भी रहा है। लेकिन इस सीरीज में हम आपको एक छोटा सा इसका हिस्सा बताएंगे, जिसमें मुगल शहनशाह सिंध पर कब्जा करने की ठान लेते हैं और यहाँ पे अपना एक नायब भी मुकर्रर करते हैं और उसके बाद वही नायब उन मुगल शहनशाहों को आंखें दिखाने लगता है और वही शहनशाह जो कि अपना नायब सिंध में मुकर्रर करता है, वही शहनशाह सिंध में एक माजूल बादशाह की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। उसका ना हिंदुस्तान में कुछ रहता है, न पंजाब में और ना ही सिंध। उसने अपनी जिंदगी के काफी साल सिंध में एक बेबस बादशाह की तरह गुजार। ये कोई और नहीं, हिंदुस्तान का मशहूर जमाना शहनशाह हुमायूं था। हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी ने कब्जा कर लिया, पंजाब पे कामरान मुगल ने कब्जा कर लिया और उसके बाद ये सिंध में आने लगे। लेकिन सिंध में भी अरकुनों की हुकूमत थी। अरकुनों ने भी इनका जरा सा साथ नहीं दिया और इनको बाहर कर दिया। उसके बाद ये माजूल बादशाह की हैसियत से सिंध में घूमता, यहाँ वहाँ इसकी फौज मरती गई और ये भूख अफलास की जिंदगी यहाँ गुजारने लगा। हत्ता कि इनका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी उसी दौर में पैदा हुआ और शहनशाह अकबर थरपारकर के इलाके में पैदा हुआ था, जो कि आज मौजूदा सिंध। दोस्तों, इस सीरीज के खास मौजू हैं शेर शाह सूरी, मुगल शहनशाह हुमायूं और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और सिंध में आने वाली हुकूमतें और पंजाब की बगावतें और सिंध की बगावतें और हुमायूं ने अपना वक्त सिंध में किस तरह गुजारा, किस तरह सिंध में उसने शादी की और किस तरह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसे बड़े शहनशाह ने सिंध में जन्म लिया। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको यही सब दिखाने वाले हैं। मैं हूं करामत अली और आप देख रहे हैं हमारी यह सीरीज बैटल्स इन सिंध। मिर्जा शाह बेग अरगुन की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि वो गुजरात फतह करे, लेकिन जिंदगी ने इनसे वफा नहीं की और इनके गुजर जाने के बाद इनके बेटे शाह हसन अरगुन गद्दी पर बैठे और इनकी ताजपोशी रमजान के महीने में नसरपुर के शहर में की। नसरपुर का शहर जो मौजूदा सिंध का शहर टंडो अल हया है और यहाँ रमजान के बाद ईद के दिन का खुतबा सुल्तान जहीरुद्दीन बाबर मुगल के नाम से पढ़ाया गया, जो कि उस वक्त काबुल और कंधार का शहनशाह था। शाह बेग अरगुन की वफात के बाद याम फिरोज ने एक बार फिर से सिंध पर कब्जा करने का इरादा कर लिया। ज़ाहिरी तौर पर याम फिरोज ने काजी काजन और हाफिज अब्दुल रशीद को इस ताजपोशी की महफिल में भेजा। ताजपोशी की महफिल में यह हाजिर होकर मिर्जा हसन अरगुन से माफी मांगी और तोहफी और तमगे पेश की, लेकिन मिर्जा हसन अरगुन याम फिरोज के इरादों से वाकिफ था। इसलिए ताजपोशी के फौरन बाद ही मिर्जा हसन अरगुन ठट्ठा की तरफ रवाना हो गया और इनकी ठट्ठा की तरफ के आने की खबर सुनकर याम फिरोज वहां से भाग निकला। लेकिन फिर भी मानका और शेख इब्राहिम ने फौजियों को कश्तियों पर लाकर मिर्जा हसन अरगुन के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन सख्त मुकाबला होने के बाद शाह हसन अरगुन जीत गया। एक बार फिर मुगलों की ये फतह हो गई। इस शिकस्त के बाद याम फिरोज कच्छ की तरफ भाग निकला। उसके बाद याम फिरोज ने कच्छ में 50,000 की फौज तैयार करवाई और फिर से ठट्ठा की तरफ बढ़ा और 3 दरवेशों की पेशनगोई के मुताबिक चाचकों के गांव के करीब एक बड़ी तीरों और तलवारों की जंग भी लगी और उसी जंग में याम फिरोज ने हजारों की तादाद में अपने सिपाही मरवाए और उसके बाद
थक हार कर एक बार फिर कच्छ की तरफ रवाना हो गया और उसके बाद जाम फिरोज कच्छ के बाद इंडिया गुजरात चला गया, जहां बहादुर शाह गुजराती ने इनको अपने अमीरों में शामिल कर लिया और बाकी जिंदगी जाम फिरोज ने अपनी वहीं बिताई। तो यहीं से शाह हसन अरगून की फतूहात का सिलसिला शुरू होता है, जो कि मुल्तान तक जाके रुकता है। ठट्ठा फतह करने के बाद मिर्जा शाह हसन अरगून ने हालाकंडी और सेवन फतह किया और उसके बाद बखर यानी कि मौजूदा सखर तक आ पहुंचा। इस तरह 1523 यानी 1523 में समा डायनेस्टी का सिंध में हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है अरगून डायनेस्टी का दौर। ज़हीरुद्दीन बाबर जो उस वक्त काबुल और कंधार का शहंशाह था, वो वहीं से बैठकर पंजाब पर हमले करता था और पंजाब का हाकिम दौलत खान लोधी बीन से मिला हुआ था। और उस वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर ने शाह हसन अरगून को हुक्म दिया कि वो उच्च और मुल्तान पर हमला करके कब्जा कर ले। 1523 में ज़हीरुद्दीन बाबर का पंजाब पर कंट्रोल था और मुल्तान का हाकिम महमूद लांघा भी कमज़ोर था, लेकिन मुल्तान की हुकूमत चीफ सिक्योरिटी सोहराब खान बलोच के जोर पर अभी भी खड़ी थी। ये सोहराब खान बलोच कौन है? सोहराब खान बलोच तमाम बलोच कबाइल के साथ बलोचिस्तान मकरान से महमूद शाह लांघा के बाब कुतुबुद्दीन शाह लांघा की दावत पर मुल्तान गए थे, क्योंकि ये सिक्योरिटी के हवाले से बलोच कबाइल बहुत ही मशहूर थे और इनकी सिक्योरिटी की वजह से ये मुल्तान में अभी मौजूद थे। सोहराब खान बलोच के बारे में जानने के लिए हमारे इसी चैनल की सीरीज़ द हिस्ट्री ऑफ कुलाची देखें, आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। शाह हसन अरगून ने उच्च में दारावड़ के किले पर हमला किया और वो फतह कर लिया। वहाँ से शाह हसन अरगून को बहुत सारा खजाना मिला और वहीं से होते हुए शाह हसन अरगून मुल्तान की दीवारों तक जा पहुँचा। इसके खौफ से मुल्तान के हाकिम ने शेख बहाउद्दीन जो कि एक सूफी बुजुर्ग था और मौलाना बेहलोल को शाह हसन अरगून के पास भेजा ताकि कोई सुलह का हल निकाल सके, लेकिन शाह हसन अरगून ने इनकी एक भी ना सुनी। उसके बाद कोई और रास्ता न होने की वजह से मुल्तान के हाकिम ने अपनी 80,000 की बलोच फौज को जंग में उतार दिया। इस बलोच फौज में मशहूर बलोच कौमें चांडिया, कुराई, जत, पिताफी, कुलाची, बोजदार, गबोल और जतोई वगैरह मौजूद थे। लेकिन ये 80,000 का बलोच लश्कर इन सिंधी और पठानों के सामने नहीं टिक सका और ये इनसे शिकस्त खा गए और शाह हसन अरगून ने शहर पर कब्जा कर लिया और सुल्तान के हाकिम का सगीर बेटा और एक बेटी को भी कैदी बना लिया और इन दोनों को मिस्कीन खान तरखान के हाथों में दिया और उनको हुक्म दिया कि इनका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखना है। लेकिन मुल्तान का किला अभी फतह करना था, वो अभी बाकी रह गया था। सन 1524 तक महमूद शाह लांघा ने मुल्तान पर हुकूमत करते करते वफात की और उसके बाद इनका सगीर बेटा हुसैन शाह लांघा गद्दी पर बैठा। हुसैन शाह लांघा जो कि सगीर था, उसको ज़्यादा हुकूमती मामलात का पता नहीं था। इसकी वजह से महमूद शाह लांघा का दामाद शुजाउल मलिक बुखारी के हाथ में हुकूमत की बागडोर आ गई। शुजाउल मलिक बुखारी ने किले से अंदर से बैठकर ही इस अरगून फौज का मुकाबला करने की ठान ली, लेकिन ये इनके लिए कामयाब साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त के सिपा सालार लंगर खान जो कि एक शाही गुलाम था, उसने महमूद शाह लांघा को जहर देकर कत्ल करवा दिया और खुद जाकर शाह हसन अरगून से मिल गया। अरगून फौज ने मुल्तान के किले के बाहर 1 साल तक मुहासरा किए रखा। कहा जाता है कि मुल्तान के किले के अंदर खाने पीने की चीज़ें बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद 1525 को हुसैन लांघा ने हसन शाह अरगून के आगे हथियार डाल दी और मुल्तान के किले पर अरगून फौज ने कब्जा कर लिया। और मुल्तान के किले के अंदर अरगून फौज ने इस तरह लूट मार शुरू कर दी और इमाम मस्जिद मौलाना इब्राहिम और उनके बेटे सईदुद्दीन लाहौरी के घर को भी न बख्शा। और उसके बाद जो जंगी कैदी थे, 17 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक के लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। और उसके बाद मुल्तान एक वीराना सा लगता था, खौफनाक महल की तरह नजर आता था, जो कि बहुत बड़ा वीराना बन गया था। और उसके बाद शाह हसन अरगून ने मुल्तान ख्वाजा शमसुद्दीन के हवाले किया और लंगर खान को सिपा सालार मुकर्रर करके खुद सिंध की तरफ लौटा। दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।